आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। कहानी का अगला भाग है बड़ी संत जी। अगर राजकुमारी के पास ऐसी महान प्रतिभा होती तो वो शिरीन को इतनी आसानी से अपने पास नहीं भटकने देती। शायद हमने उसके बारे में गलत सोच लिया और उसे कोई और समझ लिया, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही घटिया शारीरिक काया है। एक लंबे ठहराव के बाद शिरीन आखिरकार एक निर्णय पर पहुंच गई। मालकिन, इस दुनिया में सामान्य लोगों से अधिकांश के पास कम से कम कुछ आत्मशक्ति होती है। इस प्रकार आपके जैसे गरीब शरीर वाले इतने प्रतिभाशाली लोगों को देखना दुर्लभ है। शिरीन के पास आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यही वो समय था जब उसने महसूस किया कि वो इस दुनिया में एक दुर्लभ प्रजाति थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। इस प्रकार शिरीन इस कारण उस जगह पर लंबे समय तक नहीं रहना चाहती थी। उसने सफाई की और घर वापस आने की योजना बनाई। उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए केवल टेलीपोर्टेशन की जरूरत थी, परंतु अचानक से वो रुक गई। संत जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? अचानक पास में से एक आवाज सुनी जा सकती थी। आवाज नरम थी, हालांकि वो इतनी शांत रात में भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ये आवाज भूदेव सिंह की थी। कोई चीज थी जो उसे खूबसूरत महल के बाहर ले आई थी। ये एक दुर्लभ पूर्णिमा की रात है। मैं यहाँ चंद्रमा से कुछ सार को अवशोषित करने के लिए आया हूँ। शिरीन आसानी से पहचान गई कि ये संत जयराम जी की आवाज थी। संत जयराम जी ने हमेशा की तरह ठंडी आवाज में जवाब दिया था, लेकिन उनका जवाब काफी उपयुक्त था। संत जयराम जी के कुछ पूछने से पहले दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का हालचाल पूछा। क्या आपको उस युवक के बारे में कोई खबर मिली है? संत जी ने पूछा। अभी तक नहीं। मैं उसे ढूंढने के लिए लोगों को नियुक्त करूंगा ताकि मैं आपके लिए संजीवनी बूटी प्राप्त कर सकूं, भूदेव सिंह ने जवाब दिया। शायद उसने शहर छोड़ दिया है, संत जी निराश होकर कहने लगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि जब मुझे एहसास हुआ कि वो गायब है तो मैंने पहले ही अपने आदमियों को सभी फाटकों को बंद करने का आदेश दे दिया था। सभी द्वारपाल मेरे ही आदमी हैं। उनकी बहुत तेज आंखें, फिर भले ही वो एक महिला के रूप में कपड़े पहने हो, वो उनसे बच नहीं पाएगा। वो उसे पहचानने में सक्षम है। आप चिंता ना करें। भूदेव सिंह ने संत जी को आश्वस्त करने की कोशिश की। हो सकता है कि उस आदमी के पास शहर से भागने का अपना तरीका हो। दूसरा लड़का जो आपके लिए परेशानी लेकर आया था, वो भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वो भी मुझे इस खेल में भागीदार लगता है। भूदेव सिंह ने निराश होकर आवाज दी और जवाब दिया, वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। मैं उन्हें पकड़ने के लिए कल पूरे देश को एक आदेश दे दूंगा। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आऊंगा। चौथे राजकुमार, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। मुझे उस युवक में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ दूसरे युवक को संजीवनी बूटी के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो मेरे स्वामी कई वर्षों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। वो युवक इतनी आसानी से गायब हो गया है और मैंने अपने स्वामी को एक पत्र भेजा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही यहाँ आएंगे। भूदेव सिंह काफी उत्साहित था। तो मैं जल्दी ही बड़े संत जी से मिलने का अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। मेरे गुरु को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। मुझे संदेह है कि वो केवल संजीवनी बूटी की तलाश में आएंगे, इसीलिए वो शहर में प्रवेश भी नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के पास आज करने को बहुत सारी बातें हैं। वो काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ कानाफूसी करते रहे। जब शिरीन ने उन्हें निकट आते सुना तो उसने जल्दी से अपनी चीजें संभाल ली और उस स्थान पर अपने सभी निशान मिटा दिए। दृढ़ पत्थर के कंगन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप भागने की कोशिश कर रही हैं? मुझे संदेह है कि वो इस जगह में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा हम अपने दिमाग के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी सुन सकते हैं। शिरीन ने कंगन की बातों को अनसुना कर दिया। ये स्पष्ट हो गया कि वो अतीत में इस तरह के काम कर चुकी थी। बस एक पल में सब कुछ अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया। यहाँ तक कि जमे हुए लकड़ी के बिस्तर को दोबारा धूल से ढक दिया गया था। ये जगह कौन सी है? यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। दरवाजे के बाहर से संत जयराम जी की आवाज आई। इस जगह का उपयोग आज्ञाकारी सेवकों को दंडित करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही जर्जर जगह है। लगता है यहाँ एक मजबूत ताकत या आभा बैठी हुई है। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई दी। जब भूदेव सिंह और संत जयराम जी ठंडे महल में जहरीले कीड़े पकड़ने में व्यस्त थे, शिरीन ने उनसे नजरें चुराते हुए सीधे अपने कमरे में टेलीपोर्ट कर लिया। जब तक वो वापस आई तब तक आधी रात हो चुकी थी। हमेशा की तरह किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिरीन बाहर घूम रही है। नौकरानियों ने उसके शयन कक्ष की रखवाली की।
उन्हें बहुत धीरे से बोलते हुए सुना जा सकता था क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि शिरीन बहुत अच्छी तरह से सो रही है। दृढ़ पत्थर ने शिरीन की प्रशंसा की। मेरी मालकिन, आपको कैसे पता चला कि संत जी को ठंडे महल में रुचि होगी? उसको लगने लगा कि उसकी मालकिन बहुत ज्यादा कमाल की है। न केवल उसने अपने कमरे में वापस आने से पहले उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के सभी निशान हटाए थे, बल्कि उसने बिल्कुल सही समय पर टेलीपोर्ट भी किया था और अपनी जान बचा ली थी। शिरीन के टेलीपोर्ट करने का समय बहुत सटीक था। शिरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसने अंगूठी के सवालों का जवाब नहीं दिया। एक पूर्व हत्यारी के रूप में अगर वो अच्छी प्रवृत्ति वाली नहीं होती तो वो कई बार मारी जा चुकी होती। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने अंगूठी से पूछा, क्या वासुदेव बड़े संत का उपनाम है? दृढ़ पत्थर ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल है। शिरीन ने दोबारा सवाल किया, उसका पूरा नाम क्या है? वासुदेव मौर्य उनका पूरा और असली नाम है। वासुदेव मौर्य। शिरीन ने अवचेतन मन में वो नाम दोहराया और एक सवाल पूछा, इस दुनिया में क्या कोई शल्य चिकित्सा में अच्छा है? केवल मौर्य कबीले के शिष्यों को इस बारे में पता होगा। मुझे पता है कि इस कौशल में 2 शिष्य बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। हालांकि मैंने सुना है उनके कौशल उनके गुरु के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वासुदेव मौर्य इस कौशल के निर्विवाद विजेता हैं, लेकिन वो शायद ही कभी अपने क्षेत्र से बाहर आते हैं और आम लोग उन्हें आमंत्रित करने में सक्षम नहीं है। महादेव प्रताप सिंह ने उन्हें उसके छिपे हुए रोग को ढूंढने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसका निमंत्रण उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसके बजाय संत जयराम जी को भेजा था। वर्तमान में ये बड़े संत जी कभी भी कहीं भी नहीं जाते। चौथे राजकुमार के साथ संत जयराम जी का एक बेहतर रिश्ता था। शिरीन अपनी अधिक रुचि वासुदेव मौर्य पर रखती दिखाई दे रही थी। उसने दोबारा सवाल किया, वासुदेव मौर्य की उम्र कितनी है? वो 108 साल पुराने हैं। दृढ़ पत्थर ने बहुत सटीक उत्तर दिया। शल्य कला के लिए उनके शिष्य कितने समय से प्रसिद्ध हैं? शिरीन ने दोबारा सवाल किया। मुझे संदेह है कि इसका जवाब लगभग 50 साल हो सकता है। मैंने सुना है कि 50 साल पहले एक शिष्य ने एक राजा को उसके शरीर में से एक घातक अस्वस्थता को दूर करने में मदद की थी। कहने की जरूरत नहीं है कि वो उसके बाद से प्रसिद्ध हो गया था। शिरीन ने हल्के से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि ये कौशल काफी लंबे समय से यहाँ प्रचलित था। इसका मतलब ये था कि मौर्य कबीले का अधिपति वासुदेव मौर्य नहीं होना चाहिए था। यदि वो उसी समय इस दुनिया में आया था तो ये कुछ दिनों पहले ही होना चाहिए था। फिर भी इस कौशल का इतने सालों तक अभ्यास किया जा चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी भौं को दोबारा से रगड़ा। वो इतनी हास्यास्पद होने के बाद भी खुद पर गुस्सा कर रही थी। उसे संदेह था कि बड़े संत वासुदेव मौर्य जी उसके रिश्तेदार थे, क्योंकि उनका उपनाम एक ही था। इस दुनिया में मौर्य उपनाम के साथ बहुत सारे लोग थे और ऐसा भी नहीं था कि हर मौर्य उपनाम वाला शल्य चिकित्सा कला में माहिर था। उदाहरण के लिए तीनों कबीलों में से मौर्य कबीला बिल्कुल नहीं जानता था कि नशीले पदार्थों का उपयोग कैसे किया जाता है और अक्सर अपने रोगियों को ठीक करने के लिए वो उसका गलत इस्तेमाल कर देते थे। इसी कारण शिरीन को ये जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि इस क्षेत्र में कम से कम कौशल वाले लोग रहते हैं। शिरीन ने सवाल करना बंद कर दिया और अपने शरीर को ठीक करने के तरीके के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब उसके लिए जल्द से जल्द अपने शरीर को बेहतर करना महत्वपूर्ण था। ये छोटा शरीर बहुत कमजोर था। वो सूखी त्वचा होने के साथ साथ पतली और छोटी थी। यहाँ तक कि जब उसने खुद को एक वयस्क के रूप में बदल भी लिया तब भी उसकी विशेषताएं स्पष्ट थी। क्या मेरी घटिया काया को बेहतर करना संभव है? शिरीन ने सवाल किया। यह संभव नहीं है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण है, नीलम अंगूठी ने उत्तर दिया। इस उत्तर से शिरीन को आशा की एक किरण दिखाई दी, क्योंकि वो चुनौतियों से डरती नहीं थी। मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। सबसे पहले आपको कुछ अनमोल जड़ी बूटियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि आपके सर को धोने वाली गोली का उत्पादन किया जा सके। नीलम अंगूठी ने उसे पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझा दी। थी शिरीन। इस कहानी का अगला भाग है उपहारों का थैला। जैसे जैसे शिरीन ने विवरणों को सुना उसका चेहरा बदल गया। वो काफी निराश हो गई। उसकी घटिया शारीरिक काया को बदल पाना बहुत ही जटिल कार्य था।
सामान्य शब्दों में वो कार्य आकाश में चंद्रमा को छूने जितना ही मुश्किल था। सबसे पहले उसे कुछ कीमती जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। एक संजीवनी बूटी जो कम से कम 2000 साल पुरानी हो। ये उसके पास पहले से ही थी। दिक्कत ये थी कि वो बाकी के सामान उसके पास नहीं थे, जैसे कि एक सींग जो कम से कम 1000 साल पुरानी हो, एक आध्यात्मिक फल जो कि 3000 साल पुराना हो, और एक आध्यात्मिक कछुए का बाहरी जो 10,000 साल पुराना हो। ये सभी सामग्री अनमोल खजाने की तरह थी। इन सब में किसी भी एक वस्तु का अस्तित्व भी इस महाद्वीप में अराजकता पैदा करने के लिए काफी था। इस सब के ऊपर शिरीन के पास पैसे भी नहीं थे, और भले ही वो करोड़पति क्यों ना होती, वो उन चीजों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। ऊपर सूचीबद्ध सामग्री केवल मुख्य सामग्री थी। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे अभी भी कुछ और जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। ये अतिरिक्त कुछ जड़ी बूटियां बहुत ही दुर्लभ सामग्री थी। हालांकि उन्हें नीलामी घर से खरीदा जा सकता था, लेकिन सारी जड़ी बूटियां एक साथ पाने के लिए उसे लाखों सोने की मोहरों की आवश्यकता थी। यहाँ सब कुछ पैसों का खेल था। अब शिरीन की प्राथमिकता अधिक पैसा कमाना थी। उसे ज्यादा पैसा कमाने के अच्छे तरीकों के बारे में सोचना था। अगले कुछ दिन शिरीन के लिए बहुत शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि उसने कुछ समय पहले अपनी बहन को घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला था। इसीलिए उस दिन के बाद से उसकी बहन अब उसे परेशान करने के लिए कभी उसके घर नहीं आती थी। शिरीन कुछ समय के लिए बाहर घूमने और काम ढूंढने गई थी। वो जितनी बार भी बाहर जाती थी, वो अपना रूप बदल लेती थी ताकि सड़क पर चलने वाला कोई भी उसे पहचान ना सके। हालांकि उसके पिछले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन वो निश्चित रूप से आखिरी के 2 दिन काफी ज्यादा व्यस्त रही। उसने अधिक पैसे कमाने के तरीके ढूंढे। उदाहरण के लिए, एक हत्यारी होने के नाते वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम कर सकती थी। शिरीन जगह जगह लगे कुछ वांछित पर्चों को रोज देखती थी। उन पर्चों पर चोरी या बाकी गुनहगारों की तस्वीर या छवि होती थी। उन्हें पकड़ने पर भारी इनाम की घोषणा की पर्ची भी दी जाती थी। पुरस्कार 5,000 से 50,000 सोने की मोहरों तक के थे। शिरीन ने एक पर्ची पर अपनी छवि, जब वो युवा के रूप में तैयार की गई थी, को भी पाया। उस पर्ची पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि वो और एक युवा व्यक्ति जोड़ीदार थे जिन्होंने अमीरों से पैसे और कीमती खजाने चुराए थे। पर्ची में कहा गया था कि सरकारी नौकर के परिवार की एक युवती के साथ उन्होंने बलात्कार भी किया था और उसकी हत्या कर दी थी। इनाम काफी अधिक था, 1 लाख सोने की मोहरें। जब उसने पर्ची पढ़ी तो शिरीन ने अपना सर नाखुशी में हिला दिया। वो जानती थी कि नीलामी घर वाली बात पर बदला लेने के लिए कोई चौथे राजकुमार को उकसा रहा है। बेशक उस इंसान का मुख्य उद्देश्य शिरीन से संजीवनी बूटी प्राप्त करना था। वांछित सूचना के अनुसार शिरीन अपने बदले हुए भेष में और युवक एक समलैंगिक जोड़ी की तरह थे, जिन्होंने एक साथ सब कुछ किया था और एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। वहां केवल शिरीन थी जो सच्चाई जानती थी। उसे भी नहीं पता था कि वो युवक अब कहाँ है। वो बस इतना जानती थी कि उस युवक ने उसे संजीवनी बूटी के नाम पर मूर्ख नहीं बनाया था। उसने उसे वो संजीवनी बूटी सच में बहुत कम दाम में बेची थी। लेकिन उस युवक के ऐसा होने के कारण आज शिरीन भी वांछित सूची की नाव पर सवार थी। शिरीन लंबे समय तक अपनी छवि के सामने खड़ी रही। ये करने से उसे बहुत कुछ सुनने का अवसर मिला। वो दूसरों के इस वांछित सूची के बारे में क्या ख्याल है सुन सकती थी, क्योंकि वो सूची में एक झूठ के आधार पर थी। उसने अन्य वांछित लोगों के अपराध पर भी शंका करनी शुरू कर दी। उसे शक था कि उनमें से कुछ लोगों को भी गलत तरीके से आरोपी बनाया गया था। उसके बाद उसने पैसे जुटाने के तरीके के रूप में इस पद्धति में रुचि खो दी और अन्य रास्ते तलाशने के लिए चली गई। इसके तुरंत बाद उसे पैसा कमाने का एक बढ़िया रास्ता मिल गया। उस रास्ते की शर्त ये थी कि पहाड़ों और जंगलों में जड़ी बूटी इकट्ठा करने जाना है, मगर अपनी जान की परवाह से खुद करनी है। इस दुनिया में जंगल में जाना बेहद खतरनाक था। कई क्रूर जानवर और व्यापक बीमारियां फैलाने वाले मच्छर वहां रहते थे। एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले को बहुत सारी प्रतिभा की आवश्यकता होती थी और कम से कम उसके आत्मीय शक्ति का तीसरे नंबर पर होना जरूरी था, ताकि उन्हें जंगल में जाने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित किया जा सके। फिर भी संग्रह प्रक्रिया के दौरान उनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती थी। एक दुर्लभ जड़ी बूटी को केवल उच्च कीमत पर बेचा जा सकता था, क्योंकि उसे इकट्ठा करना एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया थी। इन जड़ी बूटियों में से कुछ की लागत बाजार में बिकने वाले महंगे लोगों की तुलना से भी अधिक थी।
ऐसा लग रहा था कि जड़ी बूटियां इकट्ठा करना पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका था। इसीलिए शिरीन ने अमीर होने के लिए जड़ी बूटी इकट्ठा करने का फैसला किया। निर्णय लेने के तुरंत बाद उसने इसके लिए योजना बनानी शुरू कर दी। उसने चुपके से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का उपकरण तैयार किया, जैसे कि चांदी का चाकू, सुनहरा हथौड़ा, विषरोधी दस्ताने, मच्छर रोधी गोलियां आदि। उस शाम को जब सूरज ढल ही चुका था और शिरीन दवा बनाने के बारे में जानने के लिए कंगन द्वारा उसे दी गई पुस्तक का अध्ययन करने के लिए अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तभी उसे जयकारों और भीड़ की आवाज बाहर से आती सुनाई दी। बाहर शोर के साथ साथ पटाखे भी फूट रहे थे। शिरीन ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, बाहर उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? नौकर द्वारा सूचित किए जाने पर ही शिरीन को मालूम पड़ा कि दूसरे युवा मालिक वापस आ गए थे और पटाखों का इस्तेमाल उसके स्वागत के लिए किया जा रहा था। नौकरों ने पूछा कि क्या शिरीन भीड़ में शामिल होना चाहेगी? शिरीन मुस्कुराई, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा से पता चल रहा था कि वो बहुत आलसी है। उसने जवाब दिया, भीड़ में शामिल होने के बारे में क्या अच्छा है? वो दोबारा मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। उसके सभी नौकर एक दूसरे को भ्रम की निगाह से देख रहे थे। उन्हें लगा कि पहले की तुलना में शिरीन बहुत बदल गई है। जब भी दूसरे युवा मालिक घर वापस आते थे तो वो उनका स्वागत करने के लिए खुशी खुशी दौड़ लगाया करती थी। अपने नए शरीर की मूल मालिक की यादों के बदौलत शिरीन को इस युवा मालिक के बारे में अभी भी चीजें याद थी। उसका नाम श्रवण सिंह था। वो शकुंतला देवी का पुत्र और शशिकला का बड़ा भाई था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, वो वजीर के परिवार का एकमात्र पुत्र था। हालांकि इस परिवार का पहला बेटा नुकुल सिंह था और वो कुमकुम देवी का बेटा और शिरीन का बड़ा भाई था। दुर्भाग्य से कुमकुम देवी की अपने हाथों की गई मृत्यु के बाद नुकुल घर से भाग गया था, क्योंकि वो अपनी मां के गुजरने के साथ आए दुख का सामना करने में असमर्थ था। उसने सबसे क्रूर अंधेरे जंगल में प्रवेश किया और वो कभी वापस नहीं आया। यह माना जाता है कि वो जंगल के अंदर जानवरों द्वारा चूहे जैसा खाया गया होगा। यही कारण है कि श्याम सिंह कभी भी उसका शरीर नहीं ढूंढ पाया था, जिस कारणवश श्रवण परिवार का सबसे बड़ा और एकमात्र बेटा बन गया था। श्रवण को एक बुद्धिजीवी के रूप में जाना जाता था। सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और उसे घेर कर खड़े हो जाते थे। वजीर श्याम सिंह ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सभी कौशल सिखाए थे। उन्हें अपने कौशल को और विकसित करने के लिए मौर्य कबीले में भेजा गया था, जिस कारणवश उन्हें कबीले के शिष्य का दर्जा मिल चुका था। इस कबीले में शामिल होना आसान नहीं था। व्यक्ति को कम से कम चौथे स्तर का होना चाहिए था और अन्य संकेतकों के साथ दिल और दिमाग, टिप्पणियों और शारीरिक बल की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक था। केवल कुलीन घरों के लोग ही यहाँ शामिल हो सकते थे और इसीलिए जब श्रवण सिंह का चयन किया गया तो श्याम सिंह ने 3 दिनों तक अपनी सफलता का जश्न मनाया था। शिष्य केवल वर्ष में एक बार ही अपने गृह नगर लौट सकते थे, इसीलिए श्रवण के वापस लौटने पर हर बार भव्य उत्सव होता था। जब से नकुल गायब हुआ तब से श्रवण ही परिवार का सबसे बड़ा बच्चा था। उसे शकुंतला देवी से कई विशेषताएं विरासत में मिली थी और वो ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसके पास अच्छे विचारों के साथ साथ अच्छे सामाजिक कौशल भी थे। वो अपनी सभी बहनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका व्यवहार शिरीन के प्रति बहुत अलग था। इससे पहले वो कबीले में शामिल होता और वो अक्सर अपनी अन्य बहनों की मदद से उस बदसूरत बहन को तंग करता और शिरीन को शर्म महसूस कराता था। एक बार तो उसने शिरीन को गुपचुप तरीके से एक तालाब में धकेल दिया और वो लगभग डूब गई थी और मर गई थी। अपने शिष्यत्व से